हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी घुसपैठिए के कथा वस्तु के विषय में चर्चा की। अपने एक अध्याय में हमने इसकी मूल संवेदना के विषय में भी जाना था। आज के अध्याय में हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की घुसपैठिए कहानी के कुछ गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और मैं अपना पहला गद्यांश पढ़ रही हूँ। सभी के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी, उदास चेहरों पर भय की परछाइयाँ दिखाई पड़ रही थी। वे सभी चुप थे, सभी अपने अपने खोल में सिमटे हुए थे। खोल से बाहर आने की छटपटाहट उनके चेहरों से ज़्यादा उनकी आंखों में थी। उनकी दशा देखकर रमेश के मन में कई तरह की शंकाएं पनपने लगी थी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की घुसपैठिए कहानी दलितों के उत्पीड़न की कहानी है। इस कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार एक मेडिकल कॉलेज में जब कुछ दलित छात्रों का एडमिशन हो जाता है तो जो ऊंची जाति के लोग हैं वो उन्हें किस तरह से चढ़ाते हैं, उनके साथ यहाँ तक मारपीट तक करते हैं और उन्हें अभद्र शब्दों से कहकर पुकारते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस जो पंक्तियाँ हमने अभी पढ़ी हैं ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की घुसपैठिए कहानी से ली गई हैं और इस कहानी में दलित वर्ग के उभारा गया है, दलित वर्ग के उत्पीड़न को दर्शाया गया है, जिसमें राकेश के माध्यम से लेखक ने जो दलित विमर्श है उसको व्यक्त किया है। कैसे किया है चलिए जानते हैं व्याख्या में। जो राकेश है, जो कि दलितों की आवाज़, दलितों पर होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। वो जब देखता है कि सभी लड़के इकट्ठे होकर नारे लगा रहे हैं तो वो सब राकेश को देखकर चुप हो जाते हैं। तभी जैसे ही वो बच्चे राकेश को देखते हैं तो उनके चेहरे की चमक, जोश सब उड़ जाता है। ऐसे लगता है जैसे उन्हें सांप सूख गया हो और जो चेहरे अभी तक उदास थे उन चेहरों पर अब एक डर सा आ जाता है। सभी के सभी सन्न और चुप थे। अभी तक जो बच्चे जिनकी उत्तेजना इतनी ज़्यादा थी कि वो शरीर से बाहर आने को थे, खोल में छिप से गए। ऐसा लगा कि वो बिल्कुल एकदम डर से छिप से गए हैं, लेकिन उनकी जो उत्तेजना, उनका जो आक्रोश है वो बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। उनकी आंखों से दिख रहा था उनका आक्रोश। उनकी ऐसी दशा देखकर राकेश को ये विश्वास हो गया, उसके मन में शंका आ गई कि अब ये बच्चे कभी शांत नहीं होंगे। विशेष क्या है दोस्तों, बिंबात्मक भाषा और मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है और मनोवैज्ञानिकता इस गद्यांश में हमें देखने को मिलती है। चलिए दूसरा गद्यांश जानते हैं। वह अपराधी की मुद्रा में सिर झुकाए बैठा था। सोनकर के चेहरे पर चोट के निशान और गहरे हो गए थे। रमेश चौधरी भी खामोश था, लेकिन उसके चेहरे की मांसपेशियां कसी हुई थी। चेहरे का रंग बदल गया था। रसोई में इंदु की खटर-पटर और तेज हो गई थी। दोस्तों, आपको जो प्रसंग लिखना है वो जो हमने पहले गद्यांश में पढ़ा था वही प्रसंग इसमें आप लिख सकते हैं। व्याख्या जानते हैं। जो ये पंक्तियां हैं अभी हमने गद्यांश की पढ़ी, इन पंक्तियों में एक ओर तो जहाँ राकेश और सोनकर के बीच के वार्तालाप का वर्णन है, वहीं दूसरी ओर जो रमेश है उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया का वर्णन भी है। रमेश ने जब सोनकर को देखा, जब सोनकर पिट कर आता है, उसके सारे शरीर पर जख्म के निशान हैं और वो उसके साथ आता है, रमेश के घर जब आता है तो वो उसे देखकर एकदम अपराधी सा महसूस करता है रमेश, और सर झुकाकर बैठ जाता है और देखता है कि सोनकर के चेहरे पर जो जख्म के निशान थे वो बहुत गहरे थे। अब रमेश चौधरी कुछ कहना तो चाहता है पर वो खामोश था, लेकिन खामोश होते हुए भी जो उसके चेहरे की मांसपेशियां थी वो कसी हुई थी, वो परेशान था और उसके अंदर एक उत्तेजना से भरी हुई थी। उसके अंदर एक उत्तेजना सी भर गई थी। चेहरे के रंग बदल रहे थे क्योंकि वो इतना गुस्से में था। उधर जो रमेश की सोच थी वो उसकी पत्नी इंदु समझ रही थी कि अब ये इनका साथ देने की कोशिश करेगा और रमेश खुद एक
ऑफिसर है, दलित ऑफिसर है, उसकी पत्नी को हमेशा यही डर खाए रहता है कि कहीं अब ये इनके भलाई के लिए फिर से कोई काम ना करे, और इसी गुस्से में वो अंदर बर्तनों पर अपना गुस्सा निकाल रही थी, यानी कि बर्तनों को तेज तेज पटक रही थी। विशेष क्या है दोस्तों, मिश्रित शब्दावली, सहज जीवंत भाषा का प्रयोग है, रंग बदलना इसमें मुहावरा है, पात्रों की दशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है लेखक ने। चलिए तीसरा गद्यांश, तुम जितने बड़े अफसर बन जाओ मेल जोल इन लोगों से ही रखोगे जिन्हें यह तमीज भी नहीं है कि सोफे पर बैठा कैसे जाता है। तुम्हें इनसे यारी दोस्ती करनी है तो घर से बाहर ही रखो। आस पड़ोस में जो थोड़ी बहुत इज्जत है उसे भी क्यों ख़त्म करने पर तुले हो। गले में ढोल बांधकर मत घूमो, यह जो सरनेम लगा रखा है यही क्या कम है। कितनी बार कहा है कि इसे बदल कर कुछ अच्छा सा सरनेम लगाओ। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन्हें कितना सहना पड़ता है। कल पिंकी की सहेली कह रही थी रैदास तो जूते बनाते थे। पिंकी रोते हुए घर आई थी, मेरा तो जी करता है बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं चली जाऊँ। दोस्तों, इसमें रमेश चौधरी की पत्नी इंदु, जिसके मन में हमेशा ये डर रहता है कि हम दलित हैं, उसका पति अफसर तो है लेकिन उसके पति को अपने वर्ग के लोगों के खिलाफ हो रहे अन्याय के लिए आवाज़ उठाना चाहता है, लेकिन अपनी पत्नी की खटपट से ही वो हमेशा डरा रहता है। तो इसमें उसकी पत्नी इंदु का जो वो अपने पति को सुनाती रहती है, सारा हमेशा ताने देती रहती है, उसी का वर्णन किया गया है इसमें। दोस्तों, ये जो अभी हमने पंक्तियाँ पढ़ी वही आपको लिखना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी घुसपैठिए से अवतरित है, और इसमें राकेश की पत्नी इंदु के उन विचारों को दिखाया गया है जो प्रायः वह क्रोध में भरकर अपने पति से कहती है। कैसे कहती है व्याख्या में जानते हैं। दोस्तों, उसकी पत्नी का मानना है कि दलित कहे जाने वाली जातियों के लोग चाहे कितने ऊंचे पद पर चले जाएं, ऑफिसर बन जाएं, कुछ भी बन जाए, लेकिन जो उनकी मानसिकता है वो हमेशा पहले जैसी ही बनी रहेगी। वो अपनी जाति बिरादरी के लोगों के बीच उठना बैठना, उनके भले का काम करने के लिए सोचते हैं, और वो मानती है कि ये जो दलित लोग हैं इनके साथ ये तो हमारे साथ उठना बैठना तक नहीं जानते हैं। इन लोगों से दोस्ती, अपने पति की इन लोगों से दोस्ती उसे गवारा नहीं थी। वो हमेशा कहती थी कि इन्हें घर मत लाया करो, हमारी आस पड़ोस में इज्जत खराब होती है और तुम हमेशा इन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, पहले जैसे ही तुम हो, आज भी तुम्हें अपनी जाति की ही परवाह है, यानी कि तुम एक तरह से गले में ढोल बांधकर घूम रहे हो। अपने नाम के साथ तुमने वैसे भी ये जो जाति सूचक शब्द, वो जो नेम प्लेट है उस पर रैदास लिखा हुआ है, वो ही क्या कम था। उसकी वजह से हमें काफ़ी बेइज्जती सहनी पड़ती है, बच्चों को भी शर्म आती है, क्योंकि बच्चों की सहेली बेटी की सहेली उससे कहती है कि रैदास तो जूते बनाते थे, क्या तुम्हारा भी वही काम है। तो इस तरह से वो बहुत दुखी थी, क्योंकि उसने हमेशा से वही दलित उत्पीड़न उसने भी देखा था, क्योंकि खुद भी वो दलित थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे इस तरह से जाति सूचक शब्दों से कोई उन्हें पुकारे, उनके लिए बात करे। तो वो अपने पति से कहती है कि उनके तुम्हारे साथ रहना अब मेरे लिए असंभव सा होता जा रहा है। विशेष क्या है, अनुसूचित जातियों में घर के भीतर जो जातिगत सोच है उसके प्रति बदल रहे नजरिए पर विचार किया गया है। दलित व्यथा का वर्णन है, स्त्री के स्वभाव को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है, बोलचाल की भाषा और मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम गद्यांश पढ़ते हैं। ऐसे संवादों से जो राकेश है वो आएं बाएं देखने लगता है और यह वार्तालाप घर में चल रहा होता है तो इंदु को लगता है जैसे अड़ोसी पड़ोसी कान लगाकर सुन रहे हैं। इस वार्तालाप से इंदु ऐसे उखड़ती है कि कई दिनों तक घर में गोलीबारी चलती ही रहती है। ऐसे में राकेश एक तरफा युद्ध विराम घोषित करके आत्मसमर्पण की मुद्रा अख्तियार कर लेता है। दोस्तों, राकेश चौधरी की पत्नी को पसंद नहीं है कि वो अपने ही वर्ग के लोगों के काम आए। उसे लगता है कि उनके साथ हमें अब उठना बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा समाज में अब रुतबा है। इसके लिए वो समय समय पर जब भी उसका पति इन लोगों के किसी जो ये
दलित लोग हैं उसके यदि उनके घर आते हैं तो इस पर वो हमेशा कलेश करती है कि इन्हें तुम अपने घर मत लाया करो। उसे लगता है कि अब हम अफसर हैं, हमारी एक इज्जत है समाज में, हमें उस इज्जत पे धब्बा क्यों लगाना है। इस कहानी में उच्च वर्ग को लगता है कि दलित वर्ग उनके संसाधनों में घुसपैठ कर रहे हैं। इन पंक्तियों में जो कहानी का मुख्य पात्र राकेश और उसकी पत्नी की बातें बताई गई हैं कि इंदु राकेश से लगातार हमेशा बहस करती रहती है, उससे झगड़ा करती रहती है और हमेशा राकेश इस बहस के आगे हार मान लेता है, सर झुका लेता है। कैसे व्याख्या में जानते हैं। लेखक कहता है कि जब राकेश की पत्नी इंदु राकेश से दलित सरनेम को लेकर बहस करती है कि तुमने ये सरनेम क्यों लगा रखा है, तो राकेश को लगता है कि वह उस पर आरोप लगा रही है। वह इंदु की ऐसी बातों को सुनकर हमेशा चुप रह जाता है, पर इंदु को ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर चुप है, और जबकि राकेश झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहता इसलिए चुप रहता है। और उसकी ये बातें बाहर आस पड़ोस के लोग भी करते होंगे, ऐसा इंदु का मानना है कि बाहर हमारे बारे में कि हम दलित हैं ऐसी बातें होती होंगी। इंदु इस बात को लेकर राकेश से बहुत बहस करती है और ये बहस कई बार कई दिन तक चलती है। और ऐसे में जो उनके घर का वातावरण है वो ऐसा लगता है जैसे युद्ध स्थल जैसा हो जाता है, और राकेश इंदु के आगे बिना कुछ तर्क वितर्क मौन साध कर अपने युद्ध विराम की यानी कि आत्मसमर्पण की, यानी कि वो कहता है कि मैं हार चुका हूँ, अब ये सब बहस बंद करो, घर में झगड़ा बंद करो। वो ये बात स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसके पास इंदु की किसी भी बात का कोई जवाब ही नहीं होता। विशेष जान लेते हैं दोस्तों, विवेचनात्मक शैली है। इंदु और राकेश की बहस का वर्णन है। राकेश के आत्मसमर्पण भाव को प्रस्तुत किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दों का आधिक्य है और कान लगाकर सुनना ये एक मुहावरा है। तो दोस्तों ये हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की घुसपैठिए कहानी के कुछ गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा की। अगले अध्याय में हम आगे के और गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर अपने इस चैनल के माध्यम से आगे भी चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उन सबको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।